नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं शिक्षण पर बात करेंगे। जो शिक्षण आप सभी के पेपर में बात किया जाए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो शिक्षण वाला पोर्शन हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज की क्लास में बात करें तो हम जो बात करेंगे उसमें बात किया जाए। दोस्त ध्यान देंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है, या शिक्षण के प्रकार कितने हैं, शिक्षण के रूप क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के रूप में हम देखेंगे। शिक्षण के चर एवं सोपान की बात करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व देखेंगे और शिक्षण दर्शन के आधार पर प्रकार की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप सभी की बेसिक नॉलेज है शिक्षण से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो बहुत बेहतरीन तरीके से और कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी जो आप सभी से पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं इस पर हम बात करेंगे। दोस्त ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में आप कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा दोस्त। और साथ ही साथ बात किया जाए, वह बात करें तो 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। दोस्त बात करने वाले हैं वह शिक्षण पर बात करेंगे। शिक्षण की बात करें, शिक्षण की अर्थ और परिभाषाएं क्या है। सबसे पहले तो यह देखेंगे शिक्षण का अर्थ और परिभाषा की बात करने वाले हैं। शिक्षण के अर्थ की जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, शिक्षण को टीचिंग बोलते हैं, या तो आपको पहले से नॉलेज है। शिक्षण को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। जिसका बात करें या समानार्थी या हिंदी जो बात करें, अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का समानार्थी है। लेकिन अगर शिक्षण का अर्थ सिर्फ शिक्षा देना ही मान ले तो, अगर मान लीजिए सिर्फ शिक्षण का शिक्षा देना मान ले तो यह आधुनिक शिक्षण के देखते हुए अत्यंत क्या होगा, संकुचित रूप होगा। अगर बात किया जाए शिक्षण को हम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में मान ले कि भाई साहब सिर्फ जो शिक्षण है वह सिर्फ शिक्षा से ही तक लिमिट है, तो आधुनिक समय में बात करें जो इस समय चल रहा है चीजें, उसको हम आधुनिक समय में बात किया जाए तो इसे हम संकुचित रूप में मान सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं संकुचित अर्थ होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, निचोड़ देखेंगे। अतः हम यह कह सकते हैं शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से किसी जीवन से जुड़े मुद्दे पर वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते और सिखाते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग है, सही तरीके से अर्थ है, इसे हम कह सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से बात करें, एक दूसरा जो आपस में मिल करके कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। आप हमसे सीखते हैं, आपसे हम सीखते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं कि सीखने की बात करें, जो जीवन के मुद्दे हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर वार्तालाप करना, सीखना, समझना, बताना, ये सभी क्या शिक्षण की पार्ट के अंतर्गत आएंगे। तो समझ पाए होंगे। और आगे बात किया जाए दोस्त, कुछ परिभाषाएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और डिफिनीशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह तो शिक्षण के अर्थ में बात किया जाए तो शिक्षण का अर्थ आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानना चाहिए सिर्फ शिक्षण का अर्थ सिर्फ जो शिक्षा तक ही लिमिट नहीं है, वह पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है आपके। तो अब कुछ परिभाषाएं हैं जो आप सभी से पेपर में पूछे गए हैं। जैसे बात करें थॉमस रस के अनुसार बात करें तो शिक्षण को सीखने में निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब शिक्षण को किसके रूप में, सीखने में निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यल एंड गेज के अनुसार बात कर सकते हैं, शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का वह स्वरूप है जिसका क्या होता है, परिवर्तन लाना है। जिसका क्या मतलब होता है, परिवर्तन लाना होता है। गेज के अनुसार शिक्षा पारस्परिक प्रभाव का वह स्वरूप है जिसका परिवर्तन लाना होता है। बात किया जाए बीएफ स्किनर कहते हैं शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है, वह क्रम बोला जाता है, आकस्मिकताओं का क्रम बोला जाता है। वहीं पर बात करें योकम एवं सिम्पसन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, या सिम्पसन की योकम सिम्पसन पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों की जीवन में समायोजन करना सिखाते हैं। मतलब वह समूह है जो आप उनके समूह में अपरिपक्व लोग हैं, उनको सिखाने में क्या करते हैं, योगदान करते हैं, कहीं ना कहीं उनको समायोजन करना सिखाते हैं जीवन से। इस तरीके से योकम सिम्पसन की डिफिनीशन को आप कह सकते हैं दोस्त। अब एक डिफिनीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, बर्टन की डिफिनीशन है। ये सारे डिफिनीशन आप सभी पूछे जाते हैं। बर्टन की डिफिनीशन कहा जाता है कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा
प्रोत्साहन व निर्देशन है। ये सभी कीवर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या भैया? वह प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं निर्देशन बोला जाता है बर्टन के अनुसार। रायबर्न के अनुसार बात करें, शिक्षण के 3 बिंदु हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रायबर्न की डिफिनीशन है, आगे चल के अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। तो रायबर्न महोदय कहते हैं शिक्षण के कितने हैं? 3 बिंदु होते हैं। वह 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? कहते हैं भाई साहब, एक शिक्षण होता है, एक शिक्षार्थी होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। ये 3 बिंदु जो होते हैं, शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच क्या संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और बात करें पाठ्यक्रम के बीच जो आप संबंध स्थापित करते हैं उसे हम शिक्षण बोल सकते हैं। बीओ स्मिथ की भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यह कहते हैं शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने में उत्सुकता क्या करती है? उत्सुकता पैदा करती है। जो सीखने में उत्सुकता पैदा कर दे, वाकई में शिक्षण वही है। और अगर जब तक आपके भीतर उत्सुकता ना आ रहा है, इसका मतलब और सही तरीके से शिक्षण नहीं हो रहा है। बीओ स्मिथ कहते हैं। जेम्स एवं टाइटन के अनुसार बोला जाए तो समस्त शिक्षण का एक ही अर्थ है। समस्त शिक्षण का क्या है? एक ही अर्थ है और वह है सीखने में वृद्धि करना। कहीं ना कहीं एक ही अर्थ है जो सीखने में वृद्धि करना होता है। अब दोस्त हम बात कर लेते हैं क्लार्क की डिफिनेशन। क्लार्क महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, उनके द्वारा कहा जाता है शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में क्या करता है? स्थायी परिवर्तन लाते हैं। मतलब छात्र के व्यवहार में कहीं ना कहीं स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या शिक्षण है। वाकई में किसके अनुसार? क्लार्क महोदय के अनुसार। दोस्त अब आपके सामने मोरिसन की डिफिनीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोरिसन की डिफिनीशन को आप ध्यान में रखेंगे। मोरिसन कहते हैं शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को अधिक जानकार बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब जो अधिक जानकार व्यक्ति है, जो कम जानकार व्यक्ति है, उसे अधिक जानकार बनाने के लिए कार्य करता है, उस उद्देश्य से कार्य करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोरिसन के अनुसार यह बोला जा रहा है। पाठक एवं त्यागी के अनुसार, पाठक त्यागी कहते हैं भैया शिक्षण वह प्रक्रिया है। यह भी डिफिनेशन अपने दिमाग में रखिएगा, पाठक त्यागी पूछे गए हैं। बात करेंगे शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को परिवार, पत्र पत्रिकाओं, मित्रों, वातावरण, विद्यालय आदि के द्वारा जीवन में क्या है समायोजन करना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने यह देखा, जो शिक्षण की डिफिनीशन मैंने आपको बताई, उस शिक्षण की डिफिनीशन में आपने यही सीखा होगा कहीं ना कहीं दो लोगों को क्या खो रहा है, दो लोगों के बीच कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की बात हो रही है। आप हमसे सीखेंगे, आपसे हम सीख रहे हैं। इस तरीके से शिक्षण सुचारू रूप से चलता है। शिक्षण को सिर्फ हम बात करें सिर्फ शिक्षा तक, एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रखने वाली प्रक्रिया है। या कुल मिला जुला के हमने इस शिक्षण की डिफिनीशन से, शिक्षण के अर्थ से यही समझा और सीखा। जो इसके डिफिनीशन है, परिभाषाएं हैं, वह आपके पेपर में कहां कहां से चीजें पूछी जाती हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कहां कहां से चीजें रिपीट हुई हैं, वाकई में कौन सी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। आगे हम दोस्त कुछ बात करने वाले हैं, उस पर बात करेंगे शिक्षण के अर्थ पर। अब शिक्षण के अर्थ दो तरीके से हम मान सकते हैं। एक तो अर्थ है संकुचित अर्थ। शिक्षण का एक संकुचित अर्थ वह होता है जो विद्यालय तक सीमित रहे, जो शिक्षा तक ही सीमित रहे। लेकिन व्यापक अर्थ का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो आपके पूरे संपूर्ण जीवन से जुड़ा हो, मतलब संपूर्ण पूरे जीवन आप सीखते हैं, वह व्यापक शिक्षण बोला जाता है। तो शिक्षण के दो अर्थ हम समझ सकते हैं। एक तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वह कहता है संकुचित अर्थ में शिक्षण केवल कहां तक, केवल विद्यालय में दी गई क्या है, विद्यालय में दी गई शिक्षा है। और व्यापक अर्थ में बात करें तो संपूर्ण जीवन ही क्या है, वह शिक्षा है। शिक्षा है जो पूरे जीवन आपका चल रहा है, जो आप पूरे जीवन में सीख रहे हैं, वही क्या वाकई में व्यापक रूप में वह शिक्षण आप बोल सकते हो। और संकुचित रूप में सिर्फ विद्यालय तक ही लिमिट रख सकते हो। आगे दोस्त बात करेंगे शिक्षण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो शिक्षण के जो प्रकार है वह तो बोला जाए तो 3 प्रकार हम मान सकते हैं। शिक्षण के कितने प्रकार मान सकते हैं? 3 प्रकार मान सकते हैं। शिक्षण 3 तरीके से होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, वह पहला जो है उस शिक्षण को मानते हैं प्रभुत्ववादी, तानाशाही, निरंकुश या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। यह आपने सुना होगा। क्या होता है, इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रभुत्ववादी कह सकते हैं,
तानाशाही बोल सकते हैं, या निरंकुश बोल सकते हैं, या शिक्षक केंद्रित शिक्षण बोल सकते हैं। और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन चीजों में क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीजों में इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जो शिक्षक जो आपका टीचर है वही मेन होगा, वही सर्वे सर्वा होगा, जैसा चाहेगा वैसा पढ़ा देगा, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, उससे लेना देना कुछ नहीं मतलब। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, शिक्षक सर्वो सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है। शिक्षक की विद्यार्थी की भागीदारी लगभग क्या होती है, इसमें शून्य होती है, मतलब बच्चा के हिसाब से चीजें नहीं होती है, शिक्षक के हिसाब से चीजें होती है। शिक्षक जैसा चाहेगा पढ़ाएगा, मन करेगा पढ़ाएगा, मन करे नहीं पढ़ाएगा, जैसा उसका मर्जी वैसे चीजें करता चलेगा। और इसमें बात किया जाए, इसमें बोला जाता है कि जो शिक्षक है वह ईश्वर का अंश बोला जाता है। तो कहा जाता है भाई साहब जैसे ईश्वर हैं, जैसा जितना दे दें वही आप संतुष्ट रहो, उसी तरीके से शिक्षक को भी उसका ईश्वर का अंश माना जाता है। जितना आपको पढ़ा दे लिखा दे वही आप समझो कि भाई साहब बहुत अच्छे से आप पढ़ा दिए सिखा दिए। क्या इस तरीके से काम चलने वाला है? नहीं। तो इस तरीके से शिक्षक केंद्रित शिक्षा में ये बातें बोली जाती है दोस्त। आगे हम बात कर सकते हैं आप मनोवैज्ञानिक क्या है, अमनोवैज्ञानिक या शिक्षण बोली जाती है, इसे हम कह सकते हैं इस शिक्षण को अमनोवैज्ञानिक शिक्षण बोला जा सकता है। आगे दोस्त बात करें तो ध्यान देंगे करा कि दूसरा जो शिक्षण के प्रकार है उसे हम कह सकते हैं बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण। अब बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षण क्या होता है इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बोला जाए इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें विद्यार्थी प्रमुख होता है, मतलब बालक प्रमुख होगा, बालक के हिसाब से चीजें की जाएगी, बालक जैसा चाहेगा वैसा चीजें होगी, वैसा टीचर पढ़ाएगा। शिक्षण की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षण यहाँ नहीं है, यहाँ शिक्षक है। यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका होगी, अभी तक तो हमने शिक्षक के में देखा सर्वे सर्वा था, अब यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका कहीं ना कहीं सुविधा प्रदाता की है, मार्गदर्शक की है, और बात करें वह परामर्शदाता की है। तो इसलिए बात करें तो सिर्फ हम कह सकते हैं केवल सुविधा प्रदाता के रूप में ही लिमिटेड है। आगे बात किया विद्यार्थी की जो रुचियां हैं, विद्यार्थी की जो रुचियां हैं, जो विद्यार्थी की क्षमताएं हैं तथा बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम क्या देते हैं, इसमें वरीयता देते हैं। उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे, बच्चे में रुचि इंटरेस्ट पैदा करेंगे, बच्चे की जो ग्रहण शक्ति है, बच्चे का एज है, उस हिसाब से चीजें हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा चीजें ऐसा ना देंगे जो बच्चे के दिमाग से ऊपर चीजें चले जाने वाली हो। बात करें दोस्तों, इसे बोला जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम तीसरे शिक्षण की बात कर लेते हैं। वह तीसरा शिक्षण यह है जिसे हम बोलते हैं अहस्तक्षेपी शिक्षण। क्या दोस्त, जो तीसरा है उसे बोलते हैं अहस्तक्षेपी शिक्षण। विद्यार्थी ही क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। इसमें क्या दोस्त, इसमें विद्यार्थी जो है वही सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा बोला जाता है। यहाँ तो शिक्षक नाम मात्र का होता है, मतलब शिक्षक होता ही नहीं, मतलब अगर बोला जाए तो शिक्षक होता ही नहीं है। जैसा बच्चा चाहेगा वैसा बच्चा पढ़ेगा, मन करेगा पढ़ेगा, मन करे छोड़ देगा। जैसे बात किया जाए कहीं ना कहीं करे, या फिर उसकी भूमिका शून्य होगी। कहीं ना कहीं जो शिक्षक की भूमिका वह एकदम शून्य होती है। जैसे बात करें जो आप देखते हैं दूरस्थ शिक्षा हो गया, क्या होता है दूरस्थ शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ते हैं देखते हैं ना, खुला विश्वविद्यालय, तो एक तरीके से वहां से जो दूरस्थ शिक्षा की पढ़ाई किया जाता है वो हस्तक्षेपी है। उसमें बात किया जाए इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो ARO से संबंधित कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने है, कोई दिक्कत हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। चलेंगे अब शिक्षण के रूप। तो आपने देखा कि शिक्षण के प्रकार में यही समझा कि भाई साहब एक तो होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, एक बाल केंद्रित शिक्षा होता है, एक हस्तक्षेपी होता है जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, दूरस्थ शिक्षा। अब हम शिक्षण के रूप की बात कर लेते हैं। शिक्षण के कितने रूप हैं? शिक्षण के 3 रूप हैं। अब तीनों रूप की बात करेंगे, जैसे औपचारिक हो गया, एक हो गया अनौपचारिक हो गया, एक निरौपचारिक हो गया। तो पहले तो हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है। तो इसके 3 रूप हैं। शिक्षण के रूप की बात करें तो 3 रूप में बात करें तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वह देखने वाले औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहता है भाई साहब या वैसी ऐसी शिक्षा है जहां पर एक टाइम निश्चित होता है, एक समय निश्चित होता है कि आप इसी टाइम के अनुरूप चीजें चलने वाली है। अब देखा जाए तो क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया निश्चित स्थान होगा, साथ ही साथ निश्चित विषय वस्तु होगी, निश्चित समय में दी गई जो शिक्षण
क्या बोली जाएगी, औपचारिक शिक्षा बोली जाती है। मतलब एक लिमिटेड टाइम में जो चीजें आप प्रोवाइड करती हो, चाहे वह विद्यालय से, चाहे टाइम से संबंधित हो, चाहे निश्चित स्थान, निश्चित समय, और साथ ही साथ निश्चित विषय वस्तु को के अनुरूप जो शिक्षा हम देते हैं उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। जैसे हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो 10 बजे जाते थे, 4 बजे छुट्टी होती थी, इसके बाद वह टीचर आपके लिए अवेलेबल नहीं होता था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो विद्यालय शिक्षण होती है, जो विद्यालय में हम सभी पढ़ने जाते हैं, वह बोला जाए तो वह विद्यालय शिक्षण के, वह औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है। अनौपचारिक शिक्षण कहता है कि भाई साहब इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, आप जैसा चाहो, मन करे, जब मन करे आप पढ़ सकते हो। जैसे घर पर हो, घर पर कभी आपके लिए टाइम टेबल फिक्स होता है कि मम्मी से बात करनी है, पूछनी है कोई चीज, पापा से बात करनी है तो कोई चीज पूछनी है तो कैसे एक टाइम लेकर मिलना है, नहीं। इस तरीके से बात करें, आपके लिए स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होता है आपको। बिना निश्चित समय, बिना निश्चित समय या बिना या विषय वस्तु या समय में ली गई जो शिक्षा है उसे हम क्या बोलेंगे, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे आप बात करें, मित्र से आप बात करते हो, जानकारी लेते हो, माता पिता से बात करते हो, या समाज द्वारा जो शिक्षा ली जाती है उसे हम बोलते हैं भाई साहब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। अब आपके सामने तीसरा शिक्षण की बात कर लेते हैं। तो औपचारिक के बारे में आपने देखा, अनौपचारिक के बारे में आपने सीखा। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा कहता है कि इसमें क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है। मतलब टाइम भी कुछ फिक्स है और टाइम भी कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं, जैसा आपके हिसाब से, अपने हिसाब से ढाल सकते हो। तो ऊपर के जो दोनों प्रकार हैं का जो मिश्रण होगा उसे हम क्या करेंगे, निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दूरस्थ शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा में बात करें तो आपको पढ़ना जाने नहीं होता है, लेकिन आपको एक टाइम फिक्स होता है कि आपको इस टाइम पेपर होगा, इसीलिए दोनों का मिला जुला जो रूप है वह दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। जो शिक्षण के रूप की बात करें, शिक्षण के रूप को आपने देखा कि 3 रूप हैं, वह क्या क्या है दोस्त, एक बार फिर से बता देते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। आगे दोस्त बात किया जाए, अब हम इसको देखते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें जो आपके सामने लिखी गई हैं, जो द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसे बोलते हैं जी, दो मुखी प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, इसे पहले हम तो ध्यान देंगे। जैसे एडम्स महोदय कहते हैं भाई साहब जो शिक्षण है वह द्विमुखी प्रक्रिया है या दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। अब दो ध्रुवीय प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या क्या रखते हो, पहले में तो एक शिक्षक रखते हैं और शिक्षार्थी को, इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी की बात सिर्फ करते हैं तो वह एडम्स महोदय कहते हैं भाई शिक्षक और शिक्षार्थी सिर्फ इसमें इनके जो शिक्षण है जो ध्रुवीय प्रक्रिया में रखी जाती है। तो इसमें लिखा है कि एडम्स ने शिक्षण को दो ध्रुवीय प्रक्रिया मानी है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। अब त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिसे ट्राइपोलर बोलते हैं, तो बात किया जाए इसे बोला जाए तो कह सकते हैं जॉन डीबी और रायबर्न ने शिक्षण के त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें बात किया जाए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इस बात को आप लोग ध्यान देने, उनके डिफिनीशन में जब हम शिक्षण की डिफिनीशन आपको बता रहे थे तो आपको वहीं पर मैंने बताया था कि जो शिक्षण की डिफिनीशन है दोस्त, वह शिक्षण की डिफिनीशन में बात किया जाए तो जो रायबर्न की डिफिनीशन में बताया था शिक्षक शिक्षार्थी के अंतर्गत तीनों लोगों को हम इसमें तीनों लोगों के नाम को ऐड किए थे। उसी प्रकार से बात करें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, त्रिमुखी प्रक्रिया में जॉन डीबी और रायबर्न मानते हैं, दो ध्रुवीय प्रक्रिया में एडम्स मानते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें शिक्षण के चर की बात करते हैं। शिक्षण के चर की बात करें तो आप कहेंगे 3 चर होते हैं। शिक्षण के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं, ये आप भी ध्यान देंगे। जो शिक्षण का स्वतंत्र चर है, जो शिक्षण है, जो यहां देखेंगे, जो शिक्षण नहीं, यहां शिक्षक है, जो शिक्षक है ना उसे बोला जाता है, जैसे आपने देखा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सा चर, कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आश्रित चर है, कौन सा बात करें मध्यस्थ चर है, तो इसको ध्यान देंगे कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उससे बोला जाता है स्वतंत्र चर के रूप में बोला जाता है। अगर शिक्षार्थी की बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई साहब या शिक्षण, जो शिक्षण के चर में या आश्रित चर कौन से होते हैं? शिक्षार्थी आता है। अब मध्यस्थ चर के अंतर्गत कौन आता है? मध्यस्थ चर के अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है। तो आपको समझ में आया होगा शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी आश्रित चर है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। इसमें बात किया है जॉन डीबी ने तीनों को क्या माना है? स्वतंत्र चर माना, तीनों को। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे कहे किसने बोला कि तीनों स्वतंत्र चर हैं, जैसे आपने देखा कि मध्यस्थ चर वाला पाठ्यक्रम रोल कर रहा है, वहीं आश्रित चर वाला जो शिक्षार्थी कर रहा है और स्वतंत्र चर वाला शिक्षक कर रहा है, तो उसको ना मान करके, इन तीनों को ना मान करके अलग अलग जॉन डीबी महोदय कहते भाई सब तीनों क्या है? अपने आप में स्वतंत्र
स्वतंत्रता है, इसमें तीनों में फ्रीडम है, तीनों चर अपने आप में स्वतंत्र चर है। आगे दोस्त बात कर लेते हैं, नोट वाला पॉइंट ध्यान देंगे। शिक्षण के चरण या सोपान की बात कर लेते हैं। शिक्षण के 3 चरण माने गए हैं, 3 नहीं, देखेंगे शिक्षण के कितने चरण माने गए हैं दोस्त, वह 3 चरण माने गए हैं। हाँ, 3 चरण माने गए हैं शिक्षण के। एक निदान होता है, एक उपचार होता है, एक मूल्यांकन होता है। 3 चरण की बात किया जाता है। कौन कौन से? एक निदान, एक उपचार, एक बात किया जाए मूल्यांकन। अब निदान का मतलब क्या होता है, इसे ध्यान देंगे। निदान का मतलब बात किया जाए तो ध्यान देंगे, निदान का मतलब होता है जो कमियां, जो आपके भीतर कमियां और जरूरत है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई चीज आप के अंदर कमियां होंगी जो आपके इंटरेस्ट पैदा करने में दिक्कतें उत्पन्न कर रही होंगी, जरूरतें क्या क्या है, वह जो निदान कहलाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है कि भाई साहब आपको क्या हुआ है, तो आपके निदान क्या क्या आप में दिक्कतें हैं। उसी प्रकार से जब शिक्षक आपकी रुचियों, इन सभी के बारे में कमियों को जानता है तो उससे हम निदान बोलते हैं। अब उपचार की बात करें, जब आपको जैसे डॉक्टर दवा देकर भेज देता है तो कहते भाई जानने के बाद दवा देता, उसी प्रकार से आपका उपचार होता है। तो जैसे बात किया, उस कमियों को दूर करने के लिए जो उठाए गए सुधारात्मक उपाय होते हैं, जैसे उनको जो आपकी कमियों को पहचान लिया टीचर, अब पहचानने के बाद जो सुधार करने के लिए प्रक्रिया करेगा उसे हम उपचार करेंगे। अब जब हमने निदान कर लिया, उपचार भी कर लिया, अब उसका मूल्यांकन तो करेंगे, इवैल्यूएशन तो करेंगे, क्योंकि जब तक इवैल्यूएशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा क्या उपचार जो मैंने किया वह सही है कि गलत है। अब उपचार करने, मूल्यांकन करने के लिए या जानने के लिए कि उपचार प्रभावी है या नहीं, मूल्यांकन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए शिक्षण के 3 चरण माने गए हैं, निदान, उपचार और क्या बोले जाए वह मूल्यांकन। इन सारे पॉइंट को एक एक करके आप ध्यान देते हुए चलेंगे। अब हम दोस्त बात कर लेते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब आप दोस्त बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब बात किया जाए तो इसमें ध्यान देंगे करा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में वार्तालाप करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। मतलब कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहा जाता है या प्रक्रिया उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो सभी क्रियाएं हैं, जो सभी एक्टिविटीज है, जैसे सभी एक्टिविटीज क्या होंगी, जो शिक्षक शिक्षार्थी आपस में बात करते हैं वही चीजें हैं। मतलब वही तो कह रहा है ना, जिनकी सहायता से क्या कर रहा है, शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से आप पढ़ने आए हो विद्यालय में, कहीं ना कहीं शिक्षक और आप दोनों आपस में बात करते हो और बातचीत वार्तालाप करने के बाद उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उस पर वर्क करते हो, वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोली जाती है। एक इंफॉर्मेशन है वह है अपनी हिंदी, और बात करें वह समान अध्ययन की पुस्तक के साथ आप सभी इसे परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, प्री मेंस दोनों के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इसे आप देख सकते हैं दोस्त। आगे हम दोस्त बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व की बात करें तो किसने दिया है, सबसे पहले तो यह बात होती है कि भाई साहब इसने किसने या दिया, तो आप कहेंगे हॉसफोर्ड ने दिया। किसने? हॉसफोर्ड ने दिया। कितने बताए इन्होंने तत्व, तो आप कहेंगे 4 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 4 तत्व इनके द्वारा बताई जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 तत्व। अब 4 तत्व में बताया कि एक शिक्षण होता है, एक अधिगम होता है, एक वातावरण जनरेट करना पड़ता है, एक शैक्षणिक आयोजन है। तो 4 जो है आपके क्या है, ये तत्व है। जो शिक्षण वाला पार्ट है ये शिक्षक का है। शिक्षण वाला पार्ट किसका होगा? शिक्षक का होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षक ही शिक्षण कराएगा, इसलिए जो शिक्षण वाला पार्ट है वह शिक्षक का पक्ष है। जो अधिगम वाला पक्ष है वह किसका है? विद्यार्थी का या शिक्षार्थी का है या स्टूडेंट का है, क्योंकि शिक्षार्थी ही तो पढ़ेगा, अधिगम करेगा, शिक्षक तो करेगा नहीं। इसलिए वातावरण की बात करें, वातावरण का मतलब होता है अनुकूल दशाएं, जैसे कक्षा, कक्ष, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामग्री इत्यादि। जैसे बात करें जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वह चीजें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो सभी प्रोवाइड करना वातावरण के अंतर्गत आता है। अब शैक्षणिक आयोजन क्या है? जैसे शिक्षण कैसे किया जाए, शिक्षण कैसे किया जाए, किस विधि से किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, यह क्या कहलाता है? शैक्षणिक आयोजन कहलाता है। जैसे बात करें समूहों में सीखना, जैसे बात करें करके सीखना या खोज द्वारा सीखना, ये सभी क्या है? शैक्षणिक आयोजन है। मतलब कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए यह शैक्षणिक आयोजन के अंतर्गत आएगा।
और यहीं पर बात किया जाए जो शिक्षण वाला पार्ट है वह शिक्षक का आएगा, जो अधिगम वाला पार्ट है वह शिक्षार्थी का आएगा, जो वातावरण होगा, इन्वायरमेंट कैसा बच्चे का बनाया जाए, जैसे कक्षा का, साथ ही साथ टीएलएम की व्यवस्था की जाए, टीचर लर्निंग मटेरियल का, ये सभी वातावरण के अंतर्गत आएंगे। शैक्षणिक आयोजन के अंतर्गत आप सभी ने तो देख ही लिया, आप सभी ने क्या कर लिया, देख ही लिया दोस्त। आगे हम बात कर लेते हैं, अब ध्यान देंगे आगे बात किया जाए, करा कि आगे दोस्त बात करें तो शिक्षण के दर्शन के आधार पर, शिक्षण के दर्शन के आधार पर शिक्षण के 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आपने देखा कि यह आप किसके आधार पर बात कर रहे हैं दोस्त, शिक्षण को किसके आधार पर, दर्शन के आधार पर। दर्शन के आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक प्रकृतिवादी शिक्षण होती है, एक आदर्शवादी शिक्षण है, एक प्रयोजनवादी शिक्षण है। अब आदर्शवादी शिक्षण क्या करता है, या आदर्श प्रकृतिवादी शिक्षण क्या करता है, या फिर आपका प्रयोजनवादी शिक्षण क्या करता है, इसको हम बात कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा जानकारी गेन करने की कोशिश करेंगे। प्रकृति को शिक्षक मानते हुए, कि प्रकृति को शिक्षक मानते हुए बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। मतलब प्रकृति को क्या मानते हैं, वह प्रकृति को शिक्षण का केंद्र मानते हुए बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। बालक को जो प्रकृतिवादी हैं वह प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, प्रकृतिवादी की बात करें तो प्रकृतिवादी के जनक कौन बोले जाते हैं, इसको मानने वाले रूसो हैं। अब ये रूसो को क्या बोला जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक ही बोला जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक बोला जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक बोला जाता है। रूसो को का जनक बात करें तो रूसो को ही माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो शिक्षक जो बालक है वह बालक को बात करें तो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। इस तरीके से बात करें। आदर्शवादी क्या मानते हैं, जो प्रकृतिवादी बालक को मानते हैं, लेकिन आदर्शवादी कहते हैं भाई साहब जो मोक्ष है, जो आत्मा है, जो मोक्ष एवं आत्मा और परमात्मा को, जो बात की जाए मोक्ष आत्मा एवं परमात्मा को शिक्षा का सर्वोच्च बिंदु मानने वाले आदर्शवादी शिक्षक को भगवान मानते हैं। कहीं ना कहीं जो इसके लिए बात करें सर्वोच्च, इसमें क्या क्या माना जाता है, आत्मा परमात्मा है, ये सभी जो मोक्ष की प्राप्ति आत्मा है परमात्मा है, ये सभी को शिक्षा का सर्वोच्च बिंदु मानते हैं आदर्शवादी लोग। अभी बात करें प्रयोजनवादी क्या मानते हैं। प्रयोजनवादी की जो जनक की बात करें उससे जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी की बात करें तो अमेरिका के एक शिक्षाविद के रूप में इनका नाम आता है। और बात किया जाए बहुत बड़े जो एक शिक्षाविद थे जॉन डीवी करके सीखने पर जोर देते थे। जॉन डीवी द्वारा समर्पित इस विचारधारा में भी विद्यार्थी को वरीयता दी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे बाल केंद्रित शिक्षा में आपने देखा बालक को दिया जाता है, वहीं पर आदर्शवादी में आपने देखा कि आत्मा परमात्मा ये सभी मोक्ष ये सभी को वरीयता दिया जाता है। लेकिन प्रयोजनवादी में भी बच्चों को वरीयता दी जाती है। किसको, विद्यार्थी को वरीयता दी जाती है। लेकिन जॉन डीवी को ना केवल बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। जो जॉन डीवी की जो शिक्षा है उसको ना केवल बाल केंद्रित शिक्षा ही माना जाता है, बल्कि क्या बोला जाए अपितु या बल्कि बोल सकते हैं इसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी माना जाता है। इसे क्या माना जाता है दोस्त, या इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। यही अंतर कर देता है किसमें, प्रयोजनवादी और बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रयोजनवादी में यही अंतर करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो जैसे आपका प्रकृतिवादी शिक्षा है तो प्रकृतिवादी में बालक को माना जाता है, लेकिन प्रयोजनवादी में भी बालक माना जाता है। लेकिन बात किया जाए इसमें उसमें जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती, इसमें एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। किसको, शिक्षा को। और बात की जो विद्यार्थी के जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी हो, इस तरीके से एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है दोस्त। तो आप सभी ने जो शिक्षण को दर्शन के आधार पर तो आपने देख लिया। दर्शन के आधार पर भी 3 प्रकार हैं, जो आदर्शवादी है, बात करें प्रकृतिवादी है, साथ ही साथ बात करें आप प्रयोजनवादी की बात कर लिए दोस्त। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो शिक्षण के उद्देश्य जो आपसे पूछे जाते हैं, शिक्षण का उद्देश्य वाकई में क्या है, इसे हम देखते हैं कि शिक्षण, या यहां से क्वेश्चन बात किया जाए बहुत पूछा जाता है आप सभी से कि निम्न में से शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहेंगे भाई साहब शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों हो। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शिक्षण आर्ट एवं जो साइंस दोनों हो। आर्ट एवं साइंस कैसे है, ध्यान देंगे भैया, कैसे आप बोल सकते हैं आर्ट एवं साइंस दोनों है। आर्ट एवं साइंस बोला जाए तो कहीं ना कहीं जो आप सीक्वेंस में पढ़ाते हो, कहीं ना कहीं आप सीक्वेंस में पढ़ाते हो, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं,
तो सीक्वेंस में पढ़ा, साइंस भी वैसे सीक्वेंस को फॉलो करता है, क्रमशः को फॉलो करता है, इसलिए विज्ञान है। आर्ट का मतलब है कहीं ना कहीं आप जो कलात्मक तरीके से चीजें व्यक्त करने की कोशिश होती है बच्चों को पढ़ाने की, वो आपका कला हो गया। अब कह रहा कि शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं एक बात की लिमिटेड चीजें नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया को माना जाता है। शिक्षण एक उद्देश्य मुखी प्रक्रिया, कहीं ना कहीं आपके जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए शिक्षण किया जाता है। तो यह भी है, आप कहीं ना कहीं आप क्या उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। जैसे बात किया जाए, आप नौकरी के लिए, सहायक अध्यापक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या शिक्षण क्या है, शिक्षण एक बाल केंद्रित होता है, कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होता है। शिक्षण का जो उद्देश्य है विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना होता है, कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। साथ ही साथ कह रहा शिक्षा प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली दोनों होता है, कहीं ना कहीं शिक्षण को हम प्रस्तुत भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट भी डालता है और बच्चों में मजबूती लाता है, मजबूत होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए बात करें, जो शिक्षण प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली दोनों क्या हो, बच्चों में मजबूत होना चाहिए। कह शिक्षण अंतःक्रिया पर आधारित है। बात किया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा क्या है, अंतःक्रिया पर आधारित है। क्यों अंतःक्रिया पर आधारित है? जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं अच्छे से, कहीं ना कहीं जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया नहीं होगा तब तक क्या बात किया जाए, शिक्षण हो ही नहीं रहा है। जब तक शिक्षार्थी पूछे ना कि सर जी आप कुछ चीजें, जब आप पूछे तो वह चीजों को बता ले जाए, तब जानिए सही तरीके से शिक्षण हुआ है। इस तरीके हम मान सकते हैं शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रिया पर आधारित है। आगे दोस्त बात करें, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, या तो आपको मैंने बताया है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया था? एडम्स ने बताया था। किसने बताया था? एडम्स महोदय ने बताया था। जिसमें बात करें, एक तो माना था शिक्षक, एक को माना शिक्षक, एक को माना शिक्षार्थी, एक शिक्षक और शिक्षार्थी इन्होंने माना हुआ था, या तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब दोस्त बात किया जाए कर कि शिक्षण की बात करें, शिक्षण त्रिमुखी, शिक्षण क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं ट्राइपोलर की बात करता है। और किसको कौन मानते हैं? जॉन डीवी मानते हैं। जॉन डीवी की बात करें, जॉन डीवी मानते हैं और रायबर्न मानते हैं। जो रायबर्न मानते हैं, ये दोनों लोग हैं जो त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। अब इसमें क्या बोला जाता है? शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम मानते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम को माना जाता है, ये तीन है। इसीलिए आगे कह रहा है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण हमेशा क्या होना चाहिए? निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए। उपचारात्मक होना चाहिए, शिक्षण उपचारात्मक होना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले तो आपकी रुचियों, पहले आपकी कमियों को जानना, आप में क्या दिक्कतें हैं, कहां पर आप नहीं सीख रहे हैं, उसको पहले क्या करेंगे, हम निदान करेंगे। फिर उसको निदान जब आपके बारे में समझ जाए क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, उपचार करने की कोशिश रहेगी। शिक्षण क्या है? एक प्रजातांत्रिक होता है, कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक भी आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं लोकतांत्रिक भी बोल सकते हैं। शिक्षण एक क्या है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या प्रजातांत्रिक है। जैसे बात किया जाए दोनों के बीच, जैसे इसमें क्या होगा, जब तक अंतःक्रिया का मतलब है कहीं ना कहीं जब तक विद्यार्थी नहीं बोलेगा, मतलब दोनों को इसमें पार्टिसिपेट होना है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को, तभी इसलिए लोकतांत्रिक बोला जाता है दोस्त। तो आप सभी ने देखा, समझा कि इसमें जो हम सभी ने देखने की कोशिश की है, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने यही देखा दोस्त कि भाई शिक्षण वाकई में है क्या, शिक्षण के अर्थ के बारे में देखा कि शिक्षण होता क्या है वाकई में। आगे बात किया जाए तो हमने सभी ने यह भी देखा शिक्षण के परिभाषाएं के बारे में, परिभाषाओं की बात करें जिसमें रायबर्न की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, बर्टन की डिफिनीशन है, बीओ स्मिथ की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, स्किनर के, तो कई जो लोग हैं, गेज की डिफिनीशन, कई लोगों की हमने डिफिनीशन जानने की कोशिश की, वह पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से बात करें, शिक्षण के प्रकार की बात करें, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के रूप की बात किया मैंने, शिक्षण के उद्देश्य पर हम सभी ने बात की कि शिक्षण का उद्देश्य वाकई में क्या है, इन सभी के बारे में सीखा, समझा और देखा कि किस प्रकार की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्त, या आपके शिक्षण का पूरा बेसिक चीज था कि आपको स्टार्टिंग चीजें थी कि पहले आपको शिक्षण अगर समझना है कि शिक्षण वाकई में है क्या वह शिक्षा तक ही सीमित है या शिक्षा से ऊपर उठकर है। तो आपने यह भी देखा कि व्यापक और संकुचित रूप में अर्थ भी देखा कि जिसमें व्यापक में बात किया जाए तो पूरे जीवन तक, जो आप पूरे जीवन में सीखते हैं वो शिक्षण के अंतर्गत आएगा, व्यापक के अंतर्गत आएगा। और जो आपका एक टाइम पीरियड, एक विद्यालय जो शिक्षा लेते हैं वो आपका संकुचित होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं शिक्षक जो शिक्षण है आपके पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन में आप सीखते ही सीखते रहते हो, आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, समझा, और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कई बार चीजें पूछी गई, शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, निम्न में से शिक्षण का उद्देश्य है, इस तरीके से पूछ लेता है। कभी कभी इस तरीके से दोस्त पूछ लेता है कि आपके पेपर में कि जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, और वहीं पर दोस्त पूछ लेता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, आपसे पूछ लेगा। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी औपचारिक शिक्षा है, जैसे लिख देगा, औपचारिक में लिख देगा आपका विद्यालय लिख देगा, घर लिख देगा, समाज लिख देगा, इस तरीके से लिख देता है। कहीं कभी कभी अनौपचारिक शिक्षा लिख देता है, इस तरीके से पूछ लेता है। और कभी कभी आपसे डिफिनीशन पूछी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन था ये, और आपको समझना है कि जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है वह पेपर में पूछी जाती है। अगली क्लास में जैसा भी आपको सेशन में लगा हो, जैसा भी आपको सेशन लगा हो, जरूर आप एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, आपने इस जो शिक्षण के पाठ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हमने बात भी की दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।